2025 के चुनावी रण में हरसिद्धि विधानसभा की क्या स्थिति रही, इसका हमने आपको ब्यौरा बताया। अब हम सीधे बात करते हैं राजेंद्र राम जी से, जिनसे हम यह जानना चाहेंगे कि अभी उनकी दावेदारी वहां कितनी पुख्ता है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में, पिछली बार आप चुनाव नहीं लड़े थे 2020 में, 2025 में आपको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, इस विषय पर क्या कहेंगे? स्पष्ट है, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि हम जनता के प्रति, जन समस्याओं के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, संवेदनशील रहें। बिल्कुल। तो मैं 2015 का चुनाव जीता, 2020 में मैं चुनाव कतिपय कारणों से नहीं लड़ पाया, परंतु जो हमारी संवेदनशीलता जन समस्याओं के प्रति रहा, जन सुखाड़ से जुड़े हुए समस्याओं के प्रति रहा, वह कंटिन्यू रहा, लगातार रहा। तो अब तो जिन विषयों पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारी दावेदारी तो हरसिद्धि की आम जनता बताएगी। हरसिद्धि की आम जनता की इच्छा क्या है, क्या मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहती है। 2025 का चुनाव है तो निश्चित तौर पर संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो हम तो ऐसा नहीं कि अब हरसिद्धि की जनता वह चाह रही है कि नहीं हमारे प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र कुमार राम हो, तो निश्चित तौर पर हमारी दावेदारी, हमारे हरसिद्धि के मतदाताओं की दावेदारी जो है वही दावेदारी, मतलब उस दावेदारी को आप इस रूप में दिखाना चाहते हैं कि वह मतदाताओं की दावेदारी रही है। चलिए ठीक है, 2020 के चुनाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि 2015 में जब आप चुनाव जीते थे या उसके पूर्व से भी चंपारण, पूरे चंपारण को भाजपा का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में आपने एक सीट राजद के पाले में डाली थी 2015 का चुनाव जीतकर। फिर ऐसा क्या हो गया कि 2020 में आपकी दावेदारी को वहां से खारिज कर दिया गया और एक बार फिर वहां भाजपा जीत गई? मुझे हंसी आ रही है आपको बताते हुए कि जिन लोगों ने चंपारण को भाजपा का गढ़ बताया, निश्चित तौर पर झूठ पर आधारित उनकी बातें हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम 11 विधानसभा में 8-9 विधानसभा पर भी काबिज रहे हैं पूर्व के दिनों में। राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत दावेदारी ही नहीं, हम उन सीटों को जीतने का भी काम किया। तो यह गढ़ राष्ट्रीय जनता दल का रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। अब कतिपय कारणों से या फिर वर्तमान की जो मौजूदा सरकार है वह देश के तमाम धन बल और छल प्रपंच और धर्म को आधार बना करके, अगर वो पिछले चुनाव में कुछ कारणों से उनकी दावेदारी कुछ सीटों पर बढ़ी है, वह जीते हैं, हम 3 सीट पर हम ही मानते हैं, परंतु आने वाला 2025 राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ पूर्वी चंपारण रहा है और आने वाले दिन भी रहेगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो हरसिद्धि सहित चंपारण की हालात है वह 12 का 12 सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में होगा। चलिए, ये तो आपकी संभावनाएं हैं। अब जरा हरसिद्धि विधानसभा, जहां से कि आप विधायक रहे हैं, अभी सक्रिय भी हैं, उस पर आते हैं। वहां आपको नहीं लगता कि थोड़ा माहौल गड़बड़ हो गया है? गाली गलौज का माहौल चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज वायरल होते रहते हैं, गाली गलौज के वीडियोज। क्या आपको लगता है कि वहां के वर्तमान परिवेश में जिस तरह की राजनीति की पृष्ठभूमि बन गई है वह कहीं से भी समाज के लिए अच्छी नहीं है? देखिए, तो निश्चित तौर पर उनसे सवाल होनी चाहिए। और संसदीय जीवन में जिन भाषा का इस्तेमाल मुझे सुनने को मिला या फिर आम लोगों के कानों तक गई, नजरों में आई, कतिपय स्वीकारात्मक नहीं है। कारण कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो संसदीय जीवन में है, चारित्रिक सांस्कारिक डेवलपमेंट भी उन पर डिपेंड करता है। विकास का मतलब नहीं है कि हम सड़कें बना लिया और बिल्डिंग बना लिया उसको विकास कहते हैं। विकास का मतलब ही होता है कि निश्चित तौर पर वहां पर अमन, चैन, अखलाक, मोहब्बत, सांस्कारिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं मजबूत हो। और कोई भी माननीय अगर अपने भाषाई स्थिति को बिगाड़ते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और हमने जो सुना है और जिन शब्दों को सुना है, जिन गालियों को सुना है, मुझे तो लगता है कि आम आदमी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन माननीय के द्वारा उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
मैं पहले भी कुछ साथी आए थे, हम दुर्भाग्यपूर्ण बताए और निंदा भी किया कि ऐसे शब्दों का संसदीय जीवन में कहीं भी जगह नहीं है और इस तरह का नहीं करनी चाहिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण चीज जो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र है वह आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। जब हम उनके ग्रामीण क्षेत्रों को देख रहे थे तो लग रहा था कि वहाँ की आबादी जो है अभी भी विकास से कोसों दूर है। आप भी विधायक रहे, उसके बाद अभी वर्तमान में भी विधायक हैं। आपके हिसाब से वो कौन सी कमियां रह जा रही है कि हरसिद्धि का विकास उस रूप में नहीं हो पा रहा है जैसे कि बिहार के अन्य विधानसभाओं का हो रहा है? देखिए, स्पष्ट है। अब आप विकास की गणना कितने रूपों में किए हैं ये तो मुझे नहीं पता, बतलाते तो उस बेहतर तरीका से हम उस संदर्भ में आपको बताने का प्रयास करते। परंतु जहां तक विकास का सवाल है, हरसिद्धि विधानसभा में हमारी भी कसक रह गई। जो शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उस शिक्षा की व्यवस्थाएं हमने सपना संजोया था कि गुणात्मक शिक्षा और उस शिक्षा की व्यवस्था हम निश्चित तौर पर हरसिद्धि में स्थापित करेंगे। उसके लिए सदन के अंदर हम सवाल भी लाए थे, परंतु हम समय रहते उस चीज को, क्योंकि सरकार जब गंभीर नहीं होती तो सदन के अंदर सदस्यों के द्वारा लाए गए सवाल के बावजूद वह क्षेत्र और उस वहां के रहने वाले लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो यह सरकार जिनके साथ कुछ दिन रहने की मौका भी हम लोगों को मिला, परंतु फिर पलटी मार चर्चा के वजह से जो हमने सपना संजोया था वह हरसिद्धि में हम लोग उसको नहीं उतार पाए। और जहां तक सड़कों के संदर्भ में तो मैं आपको बताऊं कि जब 2015 में मुझे मौका मिला था तो 2015 के पहले गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, या आप पहले अगर घूमे होंगे तो देखे होंगे। हाँ। मैं अपने समय में 276 सड़कों का निर्माण अपने विधानसभा के माध्यम से या विभागों से संपर्क साध करके कोशिश किया और उसमें काफी कामयाबी भी मिली। तकरीबन 15-20% सड़कें हम नहीं बना पाए थे। सरकार को कन्विंस भी किया, तब तक सरकारें हमारी चली गई थी और सरकार जो है वैसे क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय जनता दल का हो यानी सरकार के विरोध विपक्ष में हो, वहां पर फंडों की कटौती शुरू कर दी, जिसके वजह से हम नहीं कर पाए थे। बाकी किन क्षेत्रों में जैसे आपने देखा, मैं थाना का बिल्डिंग कैसे बने, ब्लॉक का बिल्डिंग कैसे बने, बेहतर सुविधाएं कैसे हो, एक मामले में फिस्टी है आज के दिनों में हरसिद्धि हमने देखा है। ऐसा कभी नहीं देखा था जो लूट खसोट और रिश्वतखोरी चल रहे हैं, वह कभी अफसरशाही इतना हरसिद्धि में मैं अपने समय में स्थापित नहीं होने दिया। पदाधिकारियों को मैं बतलाता था कि मैं जन सेवक हूं और मेरे रहते अगर मेरे यहाँ के लोगों का शोषण करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मेरी समझ है कि आज के दिन जो विकास है तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो आप कह रहे हैं कि किन क्षेत्रों में हरसिद्धि का विकास आपको लगा कि पिछड़ा हुआ है, तो उसे बताते तो उस संदर्भ में हम आपको बता। चलिए, उस विषय पर भी आएंगे। अभी आपकी दृष्टि में दो मुख्य समस्याएं हरसिद्धि की क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्य समस्याएं यह दिख रही है, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, सब्जी का उन्नत फसल होता है और मैं सरकार से उस समय भी मांग किया था कि सरकारी अपने तर्ज पर अपने स्तर से अगर कोल्ड स्टोर का निर्माण कराती है तो हमारे यहाँ के जो फसलें सब्जियां उपज होती है उसे रख करके किसान आसानी से मंडी तक ले जाते और उनके जो फसल है उगाए हुए सब्जी है वह नुकसान नहीं होता। एक डिमांड में वह किया था सब्जी के लिए या फिर अन्य फसलों के लिए कि कोल्ड स्टोर सरकार लगाए, अपने तरफ से लगाए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह मुहैया करे सरकार। दूसरी तरफ डिग्री कॉलेज, उस शिक्षा के लिए मैंने कहा था कि दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हो, जिसके लिए सरकार से मैं लगातार प्रयास भी किया, परंतु हमारी प्रयास अधर में रह गई। कसक भी है और वह चीज निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र हो, विकास हो, समाज हो या राज्य हो या देश हो, उसके विकास की गणना शिक्षा से होता है और उस क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है कि हम डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें उस शिक्षा से वंचित हो रही हैं। ये भारी समस्या मेरे नजर से। चलिए, दो समस्याएं आपने बताई। अब मेरा अंतिम सवाल है आपसे, 2015 के चुनाव में राजद
हरसिद्धि से जीत जाता है। अच्छा काम भी होता है। आप स्वयं विधायक थे, फिर 2020 में राजद हरसिद्धि से हार जाता है। आपके हिसाब से क्या कारण रहा था? देखिए, कारण की बात क्या बताएं, सवाल है कि उस समय प्रयास तो थी कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत होनी चाहिए, परंतु उस समय हम प्रत्याशी के रूप में नहीं रहे। अनेक पारिवारिक और राजनीतिक समस्याओं से हम घिरे हुए थे, इसलिए बहुत हद तक वहाँ की जानकारियाँ हमें नहीं मिली। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर कोशिश किया जाता बेहतर तो चंपारण के अंदर हमारा सीट बढ़ता। तो क्या वो चेहरा बदल देने की वजह से नहीं वहाँ का है। सीट? देखिए, मैं इस बात को नहीं बता सकता, ये विषय हरसिद्धि की जनता का है, हरसिद्धि की जनता की यह विषय है, इसलिए मैं इस पर नहीं बता। बहुत बहुत आभार आपका। आप प्रवक्ता हैं और आपने वही जवाब हमें दिया जो आप देना चाहते थे, और कुछ सवालों को आपने करीने से छांट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।